स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं यानी ऑल ट्रेड के लिए क्लास है आईटीआई सेकेंड ईयर। चलिए ये तो गुस्सा हो गए पहले। आईटीआई सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड सभी ट्रेड के बच्चों के लिए क्लास नंबर 21 यानी इसके पहले हम लोग 1 to 20 क्लासेज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको जरूर देखना आप लोग। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां पर है। सीरियल वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगी, 1 से शुरू करिए, एक तरफ से देखते हुए जाइए अगर अच्छा परफॉर्म करना एग्जामिनेशन में तो ठीक है। उसके साथ ही एक चीज और बता दूं मैं, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन करके नई अपडेट वाले ऑप्शन में मॉडल पेपर का भी एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडल पेपर में आपको प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो सेट मिल जाएंगे कि इसकी पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती थी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कई बार संभावना रहती है कि पहले के कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों के यहाँ से मॉडल पेपर और बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए जिससे बेहतर तैयारी आप कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है, टेलीग्राम पर भी ग्लोबल आईटीआई, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आप जुड़ सकते हैं। 286 यानी इसके पहले हम लोगों ने 285 क्वेश्चन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, कह रहे हैं कि पावर पॉइंट इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करने के लिए पावर पॉइंट जो है एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है, एप्लीकेशन का ही, जिसके द्वारा हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं। जैसे स्लाइड के माध्यम से हमें कहीं पढ़ाना है या फिर किसी मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में डिस्कस करना है या बताना है, तो हम लोग पावर पॉइंट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं पावर पॉइंट क्या नहीं करने देता है, नॉट अलाउ अस, पावर पॉइंट हमें अनुमति नहीं देता। जैसे पावर पॉइंट में हम स्लाइड बना सकते हैं, उसमें फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, तो ये पूछ रहा क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कंबाइन टेक्स्ट, कह रहे हैं अक्षरों को उसमें जोड़ सकते हैं। तो टेक्स्ट तो अब आपके सामने एक तरह समझ लीजिए पावर पॉइंट ही है, ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट तो अलाउड है। ग्राफिक्स यानी इसमें फोटो, चार्ट, इस तरह की चीजें ऐड करना ये भी अलाउड है। मल्टीमीडिया कंटेंट भी अलाउड है, जैसे म्यूजिक वगैरह आपने देखा होगा, कुछ एनिमेशन वीडियोस देखते हैं ना जिसमें कोई व्यक्ति दिखता नहीं है और लेटर लिखे हुए आते हैं, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ऑटोमेटिक लगता है कोई टाइप कर रहा हो, दिख नहीं रहा हो, तो वो सब पावर पॉइंट में तैयार किए गए आते हैं। उसके पीछे म्यूजिक भी उसमें इंसर्ट किया जा सकता है, यानी ये सब कुछ किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? कैलकुलेशन के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी कैलकुलेटर या कुछ भी ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। आपने सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या इस्तेमाल होता है? एमएस वर्ड इस्तेमाल होता है, बायोडाटा, नॉर्मल लेटर वगैरह टाइप करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो एमएस ऑफिस का ऐप कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, वो एमएस वर्ड है, और फिर पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल में लंबी लिस्ट बन सकती है, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें फॉर्मूला सेट हो सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, परसेंटेज सब कुछ हो सकता है। यानी कैलकुलेशन वाला काम पावर पॉइंट में नहीं होता है, नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसे आंसर डी सही है, क्यों पूछ रहा है पावर पॉइंट में क्या नहीं कर सकते हैं। पावर पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर कहीं पूछ दे कैलकुलेशन कहां कर सकते हैं, तो वो एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में मान लेते हैं कुछ लेटर है, पीडीएफ में हमारे पास रिज्यूमे है, आपका बायोडाटा कह लीजिए, रिज्यूमे है जो टाइप किया हुआ है किसमें, वर्ड में। हमने एमएस वर्ड में टाइप कर रखा है, उसको सेव कर रखा है। हम चाहते हैं उसको किस में बदल लें, पीडीएफ में बदल लें। हमने क्या किया, ऑनलाइन गए और ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर लिया और वर्ड को हमने पीडीएफ में बदल दिया। या फिर आजकल एमएस ऑफिस में ऑप्शन भी रहता है सेव एज, और नीचे सेलेक्ट करने को आ जाता है, तो वहां वर्ड को आप पीडीएफ सेलेक्ट करके सेव करोगे तो डायरेक्टली जो है बिना ऑनलाइन किसी टूल के भी डायरेक्टली वर्ड जो है पीडीएफ में बदल सकता है। अगर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एमएस ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएस ऑफिस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बदल सकते हैं वर्ड को किसमें, पीडीएफ में। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट, यानी पहले वर्ड में था, उसको दूसरे फॉर्मेट यानी हमने पीडीएफ में बदल दिया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने को कन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ही होता है बदलाव, ठीक है, बदलना।
कॉपी पेस्ट, कॉपी मतलब हम कोई चीज यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसको पेस्ट करते हैं। कट मतलब परमानेंट यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो कटिंग कहते हैं। ये सब नहीं है। कन्वर्जन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हम एक फॉर्मेट से उसको दूसरे फॉर्मेट में बदल रहे हैं, या कह लीजिए एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट के लिए सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया लेटर लिखना हो कोई, ठीक है, बुक है आप वो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल नोट्स बना रहे हैं, या फिर रिज्यूमे बना रहे हैं, या अन्य कोई दस्तावेज है जिसको आप टाइप करके रखना चाहते हैं या टाइप करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सारे काम किसमें होते हैं, ये सब होते हैं एमएस वर्ड में। यानी टाइपिंग वाला मैक्सिमम काम एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है कौन सा, एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में जब हम कोई चीज सेव करते हैं तो किस रूप में सेव होता है, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था .doc डॉक्यूमेंट ये दर्शाता है कि ये जो फाइल बनी है किसमें बनी है, एमएस वर्ड में बनी है। जो ये जेपीजी है ये फोटो वगैरह का फॉर्मेट है, ठीक है। और पीपीटी क्या है, पावर पॉइंट में आपने कोई चीज बनाया है तो वो उसका लिए उसको हम पीपीटी कहते हैं। एक्सएलएस क्या है, एमएस एक्सेल में कोई फाइल है तो उसको एक्सएलएस में सेव होती है एक्सएलएस, ठीक है। ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट किसका है, एमएस वर्ड का। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा टाइप है, तो वो .doc है, आंसर सी। .doc क्यों है, क्योंकि जो कुछ भी हम एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा टाइपिंग करते हैं एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में हम उसको सेव करेंगे तो अपने आप उसके आगे एक्सटेंशन लगा हुआ आएगा DOC, ठीक है। तो आप समझिए। नेक्स्ट, What is called media presentation shared over internet, ठीक है। What is called a media presentation shared over internet। देखिए इंटरनेट पर अगर हम कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मीडिया के रूप में, हम फोटो वीडियो वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसे ऑनलाइन चला रहे हैं, मान लेते हैं यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, तो वो किसी टेलीविजन या रेडियो नेटवर्क पर नहीं करते हैं, हम लोग किस पे करते हैं, उसको इंटरनेट पर करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट की जाने वाली मीडिया को ब्रॉडकास्ट करने का जो तरीका है या जो करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम वेब कास्ट कहते हैं। वेब यहाँ पे दर्शाता है, वेब जहां भी लग जाए समझ लीजिए कि इंटरनेट पर वो काम हो रहा है। जैसे वेबसाइट क्या है, वेबसाइट आप कहाँ ओपन करते हैं, टेलीविजन नेटवर्क नहीं होता ना, वो कहाँ ओपन होती है, इंटरनेट पे होती है, ठीक है। तो इसी पर यहाँ पर आपका जो अगर हम कोई मीडिया शेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेबकास्ट। क्या कहलाएगा, वेबकास्ट। ये लाइव टेलीकास्ट वगैरह ये क्या होगा, टेलीविजन नेटवर्क के लिए होगा, टेलीविजन वगैरह पर हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो वो होगा, ठीक है। यहां पर सही आंसर आपका वेबकास्ट होगा कि इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति, यानी हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, इंटरनेट पर प्रस्तुत कर रहे हैं, मीडिया में ऑडियो वीडियो फोटो कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, वो वेबकास्ट कहलाएगा। वेब आप ध्यान रखें, वेब जहां पर भी आए समझ लीजिए क्या है, वो इंटरनेट की बात हो रही, ठीक है। चलिए, what is the standard way in which computers connect wireless, ठीक है। मैं थोड़ा सीरियल नंबर गड़बड़ तो नहीं हो क्वेश्चन का, एक बार देख लेता हूं, नहीं ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, कंप्यूटर को वायरलेसली कनेक्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। तो सबसे ज्यादा आप वायरलेस कनेक्ट की बात होगी तो वाईफाई से ही हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है, आंसर ए। क्योंकि इसमें डिस्टेंस वगैरह ऐसा कुछ मैनेज नहीं है, साफ साफ लिखा है द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस। 2 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर 10-20 कंप्यूटर है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना है बिना किसी वायर के, तो सबसे स्टैंडर्ड कह लीजिए या सबसे ज्यादा आम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा तरीका है, वाईफाई के थ्रू होता है। हम राउटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई एडॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर आपका क्या होने वाला है, ए सही होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन
फिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेज। फिक्स डिवाइसेज मतलब कोई ऐसी डिवाइस है जो यहाँ परमानेंट लगी है, यहाँ वहां इसको कहीं नहीं हटा सकते, परमानेंट ही लगी हुई है। मोबाइल डिवाइस जो हम यहाँ भी रख सकते हैं, वहां पे जैसे एक लैंडलाइन फोन है, लैंडलाइन फोन पर्टिकुलर केबल से लगा रहता है, एक जगह रखा रहता है, उसको ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल फोन आप कहीं भी लेके इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। तो दोनों डिवाइसेस के लिए कह रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, एक्सचेंजिंग डेटा, मतलब मान डेटा में फोटो वीडियो कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, ए और बी, इनके बीच क्या करना चाह रहे हैं, फोटो है, इस यहां से यहां इसमें भेजना चाहते हैं या उसमें से इसमें भेजना चाहते हैं, ठीक है, भेजना चाहते हैं। और कहां पर, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए, ठीक है। एक बार ट्रांसलेशन नीचे पढ़ लेते हैं। फिक्स और मोबाइल डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो फिक्स भी रहती हो, ठीक है, जो फिक्स है या फिर जो हिलने डुलने वाली हो, उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी मानकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कितनी दूरी की बात किया जाए तो यहाँ लिखा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के लिए। तो देखिए कम दूरी के लिए अब सीडीज डीवीडी से तो नहीं हो पाएगा ना, पेन ड्राइव नहीं। यहां पर बात क्यों कर रहा है, यहां पर ध्यान रखिए आप, वायरलेस बोला हुआ है, ठीक है, वायरलेस। वैसे हम चाहते तो पेन ड्राइव में एक डिवाइस में से लिए दूसरे में दे दिए, लेकिन पेन ड्राइव तो हमारी वायरलेस नहीं है ना। राउटर जनरली कई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई के थ्रू, ये जो राउटर्स होते हैं ये वाईफाई के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा टेक्नोलॉजी, वो हो जाएगी ब्लूटूथ। कम दूरी के लिए मीडिया ट्रांसफर करना है, छोटी फाइल है ट्रांसफर करना है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे ब्लूटूथ। विशेषकर ये भी ध्यान रखना शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वायरलेस की बात है, तो यहाँ पे जितना है इसमें से वायरलेस यही है जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which app यानी एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन, ठीक है। जैसे अगर आपका मोबाइल फोन है, ये मोबाइल है, अब आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल बड़ा दिखाई दे, तो आपने दिमाग क्या लगा दिया कि एक कंप्यूटर है, इसकी स्क्रीन क्या है, आपको पता है इसकी स्क्रीन साइज बड़ी है और आपके मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, तो आपको कोई चीज ऐसी है, इसमें फोटो या वीडियो है, फोटो मान लेते हैं कोई छोटी सी है, उसको आप चाहते हैं बड़ा देखना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इसके स्क्रीन को आप शेयर कर देंगे। कहां शेयर करेंगे, इस कंप्यूटर पर, इस कंप्यूटर पर। तो जो मोबाइल आपकी स्क्रीन यहाँ छोटी सी दिख रही है ना, वहां बड़ी दिखने लगेगी। तो बड़ी दिखने के लिए इसके लिए एक ऐप इस्तेमाल की जाती है और उस ऐप का नाम है मोबीजेन, ठीक है। व्हाट्सएप तो आप जानते हैं, फेसबुक जानते हैं, वेबकास्ट तो मैंने कहा ना, मीडिया आपको जब इंटरनेट के थ्रू कुछ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो वेबकास्ट कहलाता है, तो वो सब सही नहीं होगा। यहाँ पर पूछ भी रहा है कि आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग करने के लिए कौन सा ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मोबीजेन ऐप जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, आपकी छोटी स्क्रीन को वहां पर बड़ी स्क्रीन के रूप में प्रदर्शित करता है मोबाइल फोन के, ठीक है। और इस प्रोसेस को स्क्रीन मिररिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीन मिररिंग। मिररिंग मतलब, मिरर मतलब क्या होता है, मिरर मतलब होता है शीशा। शीशा क्या करता है, आपको वहां पे शीशे में दिखाता है, मतलब आप एक ही चीज को दो जगह देख पाते हैं ना, जितना बड़ा शीशा होगा उतना अच्छे से दिखेंगे आप, ठीक है। तो स्क्रीन मिररिंग मतलब यही होता है कि सेम स्क्रीन का प्रतिबिंब यहां भी दिखाई दे। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे कोई है, टिंग टिंग बना देते हैं कुछ भी, तो ऐसे है तो ये भी भाई यहाँ दिखने लगे, ठीक है। तो इसको ही मिररिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं सवाल ऐसा आ जाए कि स्क्रीन मिररिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए भी मोबीजेन ऐप इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर जो दूसरे अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है, उस पहले वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। देखिए एक बड़े अच्छे वाले कंप्यूटर होते हैं, इनके पास सारा कुछ रहता है, ठीक है। ये कंप्यूटर होते हैं जिसके पास सारा कुछ होता है, उससे ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, वायर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो करते क्या है कि इनके पास बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती है। जो छोटे छोटे कई सारे कंप्यूटर हैं, इसको मेन कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेन कंप्यूटर होगा ये 1 2 3 4 5, ये सभी कंप्यूटर हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती है, सारा डेटा इनका इस भाई साहब के पास रहता है। ये अपने अंदर सब कुछ सेव करके रखते हैं, इनके पास मेमोरी, रैम, स्पेस सब कुछ इनके पास ज्यादा होता है, ठीक है।
तो इस मेन कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है। जनरली बैंक वगैरह में या बहुत से ऐसे सिस्टम है जहां पे सर्वर होता है, ठीक है। सर्वर में सारा कुछ सुरक्षित होता है। ये सब क्या करते हैं, सिर्फ लॉगिन करके उसको देखते हैं फिर बंद करते हैं। ये अगर कंप्यूटर खराब भी हो जाएगा ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब में दिखाता रहेगा। लेकिन अगर सर्वर खराब हो गया तो किसी को कुछ नहीं दिखाएगा। अक्सर आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं तो जब एक बैंक में जितने 4 5 7 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लगे हैं, तो अगर सर्वर डाउन होता है तो किसी के कंप्यूटर पे काम नहीं होता है, ठीक है। तो यही समझ लीजिए यहाँ पर कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करता है, क्योंकि वही सब कुछ लेके रखा हुआ है अपने पास, तो उसको हम कहते हैं सर्वर, ठीक है। मेन कंप्यूटर या सर्वर कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। कौन सी सर्विसेज, जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर स्पेस। जैसे हम लोग कई बार होता है ना, कई बार हम मोबाइल फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल में दोबारा अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, तो क्या होता है हमारे जो कॉन्टेक्ट कुछ फोटोज ये सब दोबारा वापस आ जाते हैं मोबाइल में, जबकि मोबाइल फॉर्मेट हो गया। ईमेल आईडी जैसे एंटर करते हैं, कॉन्टेक्ट फोटोज वगैरह व्हाट्सएप की जो चैट वैट है बहुत कुछ वापस आ जाती है। वो वापस कहाँ आती है, कहाँ से आती है, वो कहीं कहीं आसमान में सुरक्षित होती है, ठीक है। आसमान मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तरह से क्लाउड मतलब आसमान। तो ये सुरक्षित रहती है किसी के स्पेस, सर्वर स्पेस में। हमारी ईमेल, ज्यादातर ईमेल हमारी किस पर होती है, जीमेल पर होती है। जीमेल किसकी कंपनी है, गूगल की है, ठीक है। ईमेल सर्विस जो है गूगल के द्वारा दी जाती है। तो हम लोगों का जो जीमेल पर डेटा होता है वो हमारे जीमेल से कनेक्टेड, गूगल अकाउंट से कनेक्टेड ड्राइव में सेव रहता है, ठीक है। ड्राइव हमारे पास नहीं है, गूगल का सर्वर है, उसके सर्वर में हमारा सब कुछ सेव रहता है। जब दोबारा हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं फोन में तो सब कुछ वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस ये जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहाँ डेटा सुरक्षित है, मेरे मेमोरी कार्ड में नहीं है, मेरे पेन ड्राइव में नहीं होता है, वो मोबाइल का सब कुछ डिलीट हो गया, उसके बाद भी ईमेल आईडी दोबारा से दूसरे फोन में एंटर करते हैं तो सारा कुछ आ जाता है। कहीं कहीं आसमान से ही तो आ रहा है, इसीलिए शब्द लिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कि ये इसका गूगल जो है गूगल ड्राइव के नाम से क्लाउड सर्विसेज देते हैं। उसमें कुछ स्पेस फ्री होता है, मेरे हिसाब से लगभग उसमें 15 GB का स्पेस वो फ्री देते हैं कि 15 GB तक डेटा आप गूगल के क्लाउड पर, जो कि गूगल ड्राइव के नाम से है, उपलब्ध है। गूगल ड्राइव आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। गूगल ड्राइव पर आपका खाता होता है, अगर आपके पास जीमेल है तो आपका गूगल ड्राइव भी लॉगिन हो जाएगा। गूगल ड्राइव में आप 15 GB तक डेटा सुरक्षित रख सकते हैं, जो ना आपके पेन ड्राइव में होगा ना मोबाइल में होगा। जब भी चाहेंगे आप गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो वहां 15 GB आपका सुरक्षित रह गया। आप फोटो भी रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं, मैसेज जो कुछ भी सेव करके रखना चाहें। 15 GB फ्री है। उसके बाद भी और स्पेस चाहिए तो उसके बदले गूगल आपसे कुछ फीस लेता है और आपको और भी स्पेस देता है। 10 20 GB 50 GB 100 GB जितना स्पेस चाहिए आप खरीद सकते हैं उनसे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। ना मेरे पेन ड्राइव में, ना मेरे CD में, ना मेरे हार्ड डिस्क में, ना मेरे मोबाइल में, ना मेरे लैपटॉप में, लेकिन फिर भी मेरा डेटा सुरक्षित है, सेव है। कहां पर, कहीं एक आसमान में, ठीक है। तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कुछ लिमिटेड स्पेस जो है फ्री मिलता है, बाकी आपको परचेज करना पड़ता है। तो यहां पर आंसर जो है ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक है, इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप बाय गूगल। कह रहे हैं गूगल के द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। इसमें से कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि गूगल ड्राइव जो है गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपना डेटा अपलोड करके सेव रख सकते हैं, ठीक है। 15 GB तक लगभग मेरी जानकारी में है कि फ्री है, उसके बाद का चार्जेस देना पड़ता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं
जो अलग अलग नाम से क्लाउड स्पेस आपको प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गूगल ड्राइव है, ये पूछ रहा है गूगल द्वारा विकसित किया गया क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा है, जहां पर आप फाइल वगैरह स्टोर कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, वो कौन है? गूगल ड्राइव है। ठीक है, नेटफ्लिक्स तो मूवी देखने के लिए है, वेब सीरीज देखने के लिए, हार्ड डिस्क तो आपके कंप्यूटर में लगी रहती है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक ब्राउजर है जहां पर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइटों को ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए। When we attempt to convert a word file into PDF, we call it, देखिए, जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलते हैं तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं डेटा कन्वर्जन। आपको याद होगा शुरू में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह पूछा था कि हम किसी फाइल के एक रूप को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस समय भी ऑप्शन क्या था? कन्वर्जन था। यहां पर फिर से वही है कि कोई वर्ड फाइल है, हम उसको पीडीएफ में बदल रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेटा कन्वर्जन। ठीक है, डेटा का रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। आंसर सी। नेक्स्ट, द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज। देखिए, फोटोज वगैरह, जो इमेज का मतलब फोटो की बात हो रही है, तो फोटो को सेव करते हैं हम लोग तो उसके आगे डॉट जेपीजी लगता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि डॉट डीओसी लग जाता है अगर एमएस वर्ड में सेव कर रहे हैं, एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स भी आजकल जो नए वाला है एक्सेल उसमें लगा रहता है, डॉट पीपीटी लगा रहता है अगर पावर पॉइंट सेव कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से फोटो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट कौन सा है? तो फोटो हम सेव करते हैं तो सबसे ज्यादा किस रूप में सेव होती है? जेपीजी। ये किसके लिए है? एक्सेल के लिए है। ये किसके लिए है? वर्ड के लिए है। बाकी ये तो पीडीएफ का अपना पीडीएफ फॉर्मेट है। ये है आपका फोटो को सेव करने के बाद उसके आगे जो अपने आप एक्सटेंशन लगा हुआ आ जाता है वो कौन सा होता है? जेपीजी होता है। आंसर आपका डी सही होगा। चलिए, नेक्स्ट है अ सिक्योर वाईफाई इज वन। कह रहे हैं कि कौन सा वाईफाई सुरक्षित कहलाएगा? चार ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा वाईफाई सुरक्षित कहलाएगा। वाईफाई आपको पता है, हम आप कहीं भी कॉलेज स्कूल में भी होता है वाईफाई, स्टेशन पर फ्री वाईफाई मिल रहा है, जगह जगह दुनिया भर वाईफाई आपको मिल ही रहा है, इंटरनेट आप चला रहे हैं। ठीक है, तो वाईफाई कौन सा वाला सुरक्षित वाईफाई कहलाएगा जो सेफ हो? कह रहा है दैट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट। ऐसा वाईफाई जिसमें कोई भी कभी भी कनेक्ट कर सकता हो, जिसमें कोई पासवर्ड ही ना लगा हो, तो ऐसे वाईफाई को हम सुरक्षित नहीं कहेंगे। ओपन टू द पब्लिक। ठीक है, ऐसा जो ओपन हो, पब्लिकली ओपन हो, जनता के लिए खुला हुआ है, कोई भी जनता जनार्दन आई लॉगिन उसे इस्तेमाल कर ली, मोबाइल में वाईफाई ऑन की कनेक्ट हो गई, वो भी सुरक्षित नहीं कहलाएगा। ओपन बाय लैंडलाइन, जो ओपन नेटवर्क, कोई भी ओपन नेटवर्क है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरक्षित वही कहलाएगा जिसमें पासवर्ड के द्वारा लॉगिन होता है। ऐसा वाईफाई जिसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वही वाईफाई सुरक्षित होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही ओपन नेटवर्क है तो उसके थ्रू कोई भी आपके डिवाइस में एंटर करके उसको हैक कर सकता है, आपके डिवाइस के डेटा को चोरी कर सकता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, कभी भी वाईफाई आप कहीं इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं वाईफाई को इस्तेमाल करिए जिनमें पासवर्ड लगा हो। आप पासवर्ड पूछकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्री में कहीं वाईफाई मिल रहा है तो आपके साथ खतरा हो सकता है, ये खतरे की घंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When we share photos and videos from our Android smartphone to computer to see them in large screen VR, कह रहे हैं कि हम अपने मोबाइल के फोटो को, वीडियो को अपने मोबाइल फोन से कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं जिससे कि हम उसको बड़े साइज में देख सके, तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्रीन मिररिंग। मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, जब मैं मोबीजेन वाला क्वेश्चन बता रहा था तो उसी समय मैंने बताया था कि हम अगर अपने मोबाइल फोन की छोटी चीजों को बड़े स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस को स्क्रीन मिररिंग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई? आंसर आपका सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, द इमेज ऑफ क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर। जनरली क्लाउड को किस रूप में देखा जाता है? कहते हैं ना, जैसे किस चीज से जोड़कर देखा जाता है? क्लाउड मतलब क्या है ना, तो यहां पर आपको बताना है क्लाउड मतलब डेटा। क्लाउड पे जनरली होता क्या?
क्लाउड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल सी बात है कि हम वहां पर अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं अपने डेटा को हम अपने, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क कभी भी खराब हो सकती है, पेन ड्राइव खराब हो सकता है, मोबाइल खराब हो सकती है, क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए सुरक्षित जगह पर डेटा को सेव करने के लिए हम क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सर्वर से मतलब नहीं है, इंटरनेट लाइन से नहीं मतलब है। अगर क्लाउड की बात आएगी तो तुरंत किसकी बात आएगी? क्लाउड मतलब समझ के चलिए डेटा। ठीक है, डेटा वो आपका कुछ भी हो सकता है, फोटो, वीडियो, ऑडियो, MS वर्ड फाइल, JPG, PDF सब। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कह रहे हैं भाषा को, लैंग्वेज को परिवर्तन करने के लिए, मतलब एक लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, इंग्लिश को हिंदी करने के लिए, भाषा को बदलने के लिए जो रिलायबल इसमें से कौन सा ऐप है? देखिए फेसबुक जो है लैंग्वेज बदलने वाला ऐप नहीं है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट है। ये क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट है। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है, स्काइप भी आपका वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका ट्रांसलेटिंग ऐप, इसके द्वारा आप क्या करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, या लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। 301 नंबर का आंसर डी से हो जाए। चलिए नेक्स्ट है एलेक्सा, कॉर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी, वैटसन आर कैटेगरीज ऑफ। ये सब क्या है? सिंपल पूछ रहा है कि जो एलेक्सा है, या आपने नाम सुना होगा हेलो गूगल, सीरी, अमेजन वगैरह का आ रहा है, अपने डिवाइसेज आ रहे हैं ना, उसमें जब बोलते हैं कि प्ले द म्यूजिक तो म्यूजिक चला देता है, या कई बार ज़्यादा कनेक्टिविटी है तो आपके AC भी चालू कर देता है वगैरह वगैरह। तो ये सब आजकल फंक्शन आ गए हैं। कार वगैरह में भी ऐसा है कि आप बोलते हैं तो वो आपके सनरूफ ओपन कर देता है। ठीक है, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलेक्सा, आइंस्टीन, कार्टेना, अलग अलग डिवाइस अलग अलग कंपनी द्वारा बनाई गई है। तो इनको क्या कहते हैं? क्या ये म्यूजिक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये वॉइस रिकॉर्डर है। क्या आपकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। क्या ये ट्रांसलेशन करते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं? आपकी आवाज को पहचानते हैं और आप जो बोलते हैं, जो आप उनको आदेश देते हैं, उनके हिसाब से ये कार्य करते हैं। आप कहेंगे तो म्यूजिक चलाएंगे, आप कहेंगे तो सनरूफ आपके कार को ओपन कर देंगे, आप कहेंगे तो ये आपके लिए क्या कर सकता है? आपका AC ऑन कर सकता है, या जो कुछ भी आप इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं चीजों को, आपकी आवाज को पहचानता है। तो ये वॉइस रिकॉग्निशन के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही है। ये आपकी आवाज को पहचानता, कोई और बोलेगा तब नहीं करेगा वो। ठीक है, ये आपकी आवाज को पहचानेगा और उसके हिसाब से आगे का काम जो है वो करेगा। तो यहाँ पर आंसर B सही होगा। जितनी भी डिवाइसेज हैं ये आवाज को पहचानने वाले डिवाइसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार आपने देखा होगा कि गूगल पर क्या करते हैं लोग, मैसेज टाइप करने की बजाय आजकल लोग बोलने लगे हैं, हिंदी में बोलते हैं गूगल पे। क्या माइक ऑन कर देते हैं ना नीचे, अभी फिलहाल मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो आजकल मैसेज टाइप करने के लिए मेहनत नहीं करते लोग, बोल देते हैं और वो ऑटोमेटिक वहां पर टाइप हो जाता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर बोलने में रहती है तो उसको लोग करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोकेशन ट्रेस करने के लिए जीपीएस इस्तेमाल होता है ना। तो आपके मोबाइल फोन में भी जीपीएस होता है। जब भी आप गूगल मैप पर रास्ता देखते हैं तो देखे होंगे एक छोटी सी कार बन जाएगी, एरो बन जाएगा जो चलता रहता है। तो जो चलता रहता है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो डिवाइस है ना, जीपीएस, उसी के हिसाब से रास्ते पर दिखाता है कि आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, है ना। तो वही है, जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा है सिंपल सा, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में ही भाई जीपीएस का काम है, तो इसका नाम ही है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिंपल है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, ये पोजीशन नहीं होगा, पोजीशनिंग होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये इसको याद कर लीजिएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। वी यूज गूगल मैप टू फॉलो टू रीच अ प्लेस। कह रहे हैं हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पर पहुंचने के लिए, तो क्या फॉलो करते हैं? तो गूगल मैप हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। गूगल मैप हमें दिशा दिखाता है और उसी दिशा को हम फॉलो करते हुए कई बार गड्ढे में चले जाते हैं या किसी गली पतली गली में फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार गूगल जो है रास्ता बेकार बता देता है। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। मेरे साथ बहुत हो जाता है, गूगल मैप पे रास्ता मैं लगा देता हूँ, सब जाते जाते रहता है, या तो कहीं अचानक से ट्रैक इधर उधर लेन बदलो तो वहीं पे घूमने लगेगा, या तो किसी गली में घुसा देगा, अच्छा खासा हाईवे छोड़ के गली में घुसा देता है। तो खैर वो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये डायरेक्शन दिखाता है गूगल मैप और उसी को हम लोग फॉलो करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? उस जगह पे जहां हमें पहुंचना रहता है।
ठीक है। तो किसी स्थान पर पहुंचने के लिए क्या दिखाता है, दिशा का, जो दिशा दिखाता है उसी का अनुसरण करते हुए यानी उसको फॉलो करते हुए हम लोग उसके गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं। यहां पर आंसर डी सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, When we want to type using our voice, जब हम चाहते हैं कि हम अपना हाथ ना इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज इस्तेमाल करें और हमारे मोबाइल में क्या हो जाए, टाइपिंग हो जाए, लेटर मैसेज वगैरह टाइप हो जाए, तो हम इसमें से क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं वॉइस रिकग्नाइजेशन फीचर, आवाज पहचानने की सुविधा। और ये कौन प्रोवाइड करता है, गूगल का ये फंक्शन है। जब भी आप मोबाइल लेंगे तो उसमें शुरू में स्टार्ट करेंगे तो होता है, गूगल का फंक्शन होता है, उसमें आप बोलोगे, कॉल करने के लिए भी बोलोगे जिस नंबर को, जिस नेम को, तो वो आपकी आवाज को पहचानता है और उस नंबर को कॉल कर देता है, आपका मैसेज टाइप कर देता है। तो ये सब सुविधाएं कैसे हो पा रही हैं, क्योंकि आवाज को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है इन मोबाइल फोन्स में, या बहुत से ऐसे जो सीरी, एलेक्सा और सब थे उनके अंदर भी यही काम है कि वो आपको नहीं, आपकी आवाज को पहचानते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। कैसे, हम अपनी आवाज का उपयोग करके मैसेज टाइप कर सकते हैं, मतलब हम बोलेंगे और वो मैसेज टाइप होता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर आना चाहिए आप सभी का। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।